करता है। फिर आते हैं यूनिट 6 के ऊपर। यूनिट 6 की तरफ अगर हम बढ़े तो इसमें जो है असेसमेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट में हम क्या देखते हैं, इट इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है ना, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है प्लानिंग, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट लर्निंग। असेसमेंट जो है एक तरीके का सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो कि प्लान करता है, कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है, रिपोर्ट करता है और इंफॉर्मेशन देता है स्टूडेंट लर्निंग के रिगार्डिंग। तो यही कहता है असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है किसी चीज को असेस्ड करना, है ना, कि बच्चा कैसा पढ़ाई कर रहा है, कहाँ उसका जो है लर्निंग कैपेबिलिटीज इंप्रूव हुई या नहीं हुई। तो ये सब जो है असेसमेंट के अंदर देखते हैं। यहाँ भी असेसमेंट का एक साइकिल है, आपको बनाना पड़ेगा असेसमेंट साइकिल। उसमें क्या प्लान करना है, क्या चीज हमें असेस करना है, फिर हमें उसका डाटा कलेक्ट करना है और उस चीज को फिर हम एनालाइज करेंगे और फिर रिपोर्ट करेंगे, है ना। ये हमारा साइकिल हो गया। टाइप्स ऑफ असेसमेंट जरा देखते रहना, इसमें इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं। असेसमेंट के टाइप, पहला टाइप है फॉर्मेटिव असेसमेंट, दूसरा है सबमेटिव असेसमेंट और तीसरा है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में जरा ध्यान से सुनो। असेसमेंट फॉर टीचिंग ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्रोवाइड इंस्टेंट फीडबैक टू द स्टूडेंट टीचर। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं, बीच में ही मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि कितने टाइप के असेसमेंट थे, तो आपको जवाब देना यहां पर से देख के, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो इसी तरीके से आपका जो है मैंने असेस कर लिया हाथों हाथ। अब जिन बच्चों ने गलत जवाब दिया होगा, मैंने पता चल जाएगा मुझे कौन बच्चे ध्यान से नहीं देख रहे हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या हो गया, इट इज इनिशिएटेड टू इंप्रूव द लर्नर एक्सपेरिमेंट थ्रू देयर लेवल्स। हमें क्या है ना कि जो है हमें उसका डायग्नोस्टिक करना, लास्ट में डायग्नोसिस करना है कि भाई उस चीज को, ये ओवरऑल कंसेप्ट को समझा या नहीं समझा। समेटिव असेसमेंट में क्या होता है, सबमिसिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इट इज अ इन टर्म असेसमेंट। हम जो लास्ट में इन टर्म जो हम असेसमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल हर एक कोर्स का एक इन टर्म असेसमेंट होता है। इन टर्म असेसमेंट का मतलब लास्ट, जैसे कोई एक 6 मंथ का सेमेस्टर है और इन सेमेस्टर एग्जाम लेंगे और उससे हम एसेस करेंगे कि बच्चा कहां तक सीखा और उसके अकॉर्डिंग जो है हम ग्रेड को जो है प्रोवाइड करेंगे। फिर 6th यूनिट में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज ऑस्की, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड एग्जामिनेशन। इसके भी हम जो है आंसर को देखते हैं। OSCE means objective structured clinical objective because examiner use a checklist for evaluating the trainee without wise use a checklist and trainings। OSCE का क्या मतलब होता है, OSCE एक ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव है। एग्जामिनर यूज करता है एक चेकलिस्ट को भी फॉर इवैल्यूएट देयर ट्रेनीज विदाउट वाइजनेस यूज ऑफ चेकलिस्ट एंड ट्रेनिंग। देखिए, हम कोई क्लिनिकल कंसेप्ट सीखे, आइए आपको समझाता हूं। एक इसको OSCE को एक पेज ले लेते हैं, चलो मैं यहां पे बताऊंगा व्हाइट पेज, इसी को जूम करके ये समझिए। ये एक लैब हो गया कोई सा। अब हमने कोई एक क्लिनिकल स्किल सीखा, फॉर एग्जांपल बीपी मेजरमेंट। बीपी मेजरमेंट हमने सीखा। बीपी मेजरमेंट के अंदर अब हमने स्टूडेंट, यहां पर ये स्टूडेंट है, इसको हमें पता करना है, असेस करना है कि इसको बीपी लेने आया या नहीं आया। तो इसको इस लैब में हमने बुलाएंगे, इस लैब में, और यहाँ पर एक स्टेशन बना देंगे। स्टेशन का मतलब होता है कि जो हम सारे रिक्वायरमेंट डाल देंगे यहाँ पर बीपी लेने के लिए, और एक चेकलिस्ट अपने पास रखेंगे। उसी चेकलिस्ट के अनुसार, चेकलिस्ट में 1 by 1 जो है ना, आपने क्या भी होगा लैब में प्रोसीजर वही है, चेकलिस्ट 1 by 1 देख के आपको जो उस प्रोसीजर को करना है। अगर आपने उसके अकॉर्डिंग नहीं किया तो मार्क्स कटेगा। इससे क्या होता है, कोई बाइजनेस नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता। जो किया सो नंबर आया, 1 नंबर अगर किया, नहीं किया तो 0 नंबर आया, उस स्टेप को छोड़ दिया आपने। अब फीचर्स को समझिए, याद करने के लिए हमने आपको डेफिनेशन याद करवा दिया। अब OSCE के फीचर्स को लिखना, दूसरा आपको जो लिखना है वो OSCE के फीचर्स को लिखना। क्या लिखना है, OSCE के फीचर्स को लिखना है। OSCE के डेफिनेशन, OSCE के फीचर्स को लिखना है। कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ स्टेशन, ये कंसिस्ट करता है सीरीज ऑफ स्टेशन, बहुत सारे स्टेशन बनते हैं इसमें। टाइम बॉन्ड भी रहता है कि 5 से 10 मिनट में ही पर स्टेशन में आपको काम करना है।
टास्क गिवन, इसमें टास्क भी दिया जाता है, हमने पहले ही क्या दिया, यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज चेकलिस्ट फॉर इवैल्यूएशन, और एक स्टैंडर्डाइज चेकलिस्ट होता है जो कि इवैल्यूएट करता है। अब ओस्की के क्या साइकिल आप बना सकते हैं कि ओस्की के स्टेशन में जो है, फर्स्ट स्टेशन जैसे कि कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन करना है, दूसरे स्टेशन में आपको आईवी कैलुना लगाना है, तीसरे स्टेशन में आपको न्यूरोलॉजिकल हिस्ट्री लेना है, चौथे स्टेशन में आपको एक्यूट अस्थमा एबीसीडी मैनेजमेंट देना है। तो ऐसे स्टेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं लैब में। तो इस तरीके से आपको लिख के आना है, और उसके बाद एडवांटेज, फीचर्स लिख दिया, साइकिल बना दिया, एडवांटेज लिखना है, डेफिनेशन, फीचर, साइकिल, एडवांटेज। अब एडवांटेज ऑफ ओस्की, ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज रिड्यूस एग्जामिनर वाइज, ये इसके एडवांटेज है। टेस्ट साइकोमोटर टेस्ट होता है इसमें, कॉग्निटिव टेस्ट हो जाता है इसमें, अफेक्टिव डोमेन्स हो जाता है, और इंप्रूव क्लिनिकल कंपिटेंस, जो क्लिनिकल कंपिटेंस है, क्लिनिकली जो हमें इंप्रूव करता है। डिसएडवांटेज, क्या इसके डिसएडवांटेज है, ये भी आप थोड़ा देखो। डिसएडवांटेज क्या है इसके, डिसएडवांटेज कंज्यूमिंग टाइम, हम किसी भी मेथड को बताएंगे तो एडवांटेज तो लिखना ही लिखना है, हमें क्या लिखना पड़ेगा, डिसएडवांटेज भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, डिसएडवांटेज भी लिखना पड़ेगा। फिर आगे डिसएडवांटेज, टाइम कंज्यूमिंग, रिक्वायर्ड ट्रेन एग्जामिनर, नीड्स मोर रिसोर्सेज एंड प्लानिंग्स, कैन बी स्ट्रेसफुल फॉर स्टूडेंट। लेसन प्लान हमने बता दिया आपको। यूनिट 7 में आपको आना है, यूनिट 7 में आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज गाइडेंस एंड काउंसलिंग। यूनिट 7 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एक इस तरह का प्रोसेस है जिसमें कि पर्सन को हेल्प किया जाता है टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ एंड मेक प्रॉपर डिसीजन इन लाइफ रिलेटेड टू एजुकेशन, करियर, हेल्थ एंड पर्सनल प्रॉब्लम। गाइडेंस का मतलब होता है कि हम पर्सन को जो है अपने आप को समझने में मदद करते हैं कि तुम क्या हो भाई, तो अपनी लाइफ में क्या हो। एजुकेशन के रिलेटेड हम समझाते हैं, और जो करियर के रिलेटेड हम समझाते हैं, हेल्थ के रिलेटेड हम समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें जो है गाइडेंस के अंदर एजुकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड होता है, वोकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड होता है, पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड होता है, और हेल्थ गाइडेंस भी प्रोवाइड होता है कि हम पाथवे बता सकते हैं कि ये आपको जो है पाथवे है और ऐसे आप जा सकते हैं। काउंसलिंग क्या होता है, काउंसलिंग एक प्रोफेशनल प्रोसेस होता है। प्रोफेशनल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि यहाँ जो है ना आपको एक प्रोफेशनल आदमी, मतलब इस फील्ड में, जैसे मुझे बीएससी नर्सिंग मैंने कर लिया तो इसमें इस फील्ड में जो है मुझे काफ़ी नॉलेज है, तो मैं अब किसी को काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकता हूँ, किसी पेशेंट को मैं काउंसलिंग भी प्रोवाइड कर सकता हूँ रिलेटेड टू डिजीज कंडीशंस। गाइडेंस में क्या होता है कि हम समझाने का काम करते हैं। समझाने का काम आपको बड़े बुजुर्ग, आपके बड़े भाई, आपको किसी जो है कोई आपको रिलेटिव्स ही आपको गाइड कर सकता है, भाई ये काम करोगे तो ये आपको जो है यहाँ पर आपको परिणाम, ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। पर काउंसलिंग में जो एक प्रोफेशनल ट्रेंड बंदा जिसको हम काउंसलर बोलते हैं, वो बैठा हुआ रहेगा एक कुर्सी पे, सामने जो है जिसको काउंसलर देना है, काउंसलिंग बोलते हैं उसको जो है बैठाओ सामने में, और दोनों 1 बाय 1 डिस्कस करेगा। भाई ये प्रॉब्लम है तो इस पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काउंसलर हेल्प करेगा, इमोशनल प्रॉब्लम है तो भी काउंसलर हेल्प करेगा, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काउंसलर बैठा हुआ है, डिस्कस करेगा। अब की पॉइंट क्या है, इट इज थेरेपेटिक एंड करेक्टिव। ये थेरेपेटिक जो है और ये करेक्टिव भी हो सकता है, फोकस कर सकता है एक प्रेजेंट प्रॉब्लम में, रिक्वायर्ड अ ट्रेन काउंसलर, हेल्प्स इन इमोशनल एडजस्टमेंट, मेंटेन कर सकता है प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। फिर आता है इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस का मतलब होता है क्या इसके महत्वपूर्ण चीजें हैं काउंसलिंग के, हेल्प करता है पेशेंट के कोप करने में विथ इलनेस, हमें जो है बीमारी के प्रति कॉप करने में जो भी है, कॉपिंग करने में भी जो है हेल्प करता है, रिड्यूस करता है स्ट्रेस को, स्ट्रेस को भी रिड्यूस करवाने में भी जो है काउंसलिंग जो है हेल्प करता है, इंप्रूव करता है ट्रीटमेंट और कंप्लायंस को, सपोर्ट करता है मेंटल और इमोशनल हेल्थ को। काउंसलिंग जो है सपोर्ट करता है मेंटल और इमोशनल हेल्थ को। बात करते हैं हम काउंसलिंग और गाइडेंस के डिफरेंसेस को, तो ये फोकस्ड होता है काउंसलिंग इमोशनल सपोर्ट और हीलिंग के ऊपर। क्या होता है काउंसलिंग जो है इमोशनल सपोर्ट और हील कैसे करना, इसके ऊपर बेसिकली जो है फोकस्ड होता है। पर गाइडेंस जो है वो गिविंग एडवाइस और सजेशन को देने में भी ही फोकस्ड होता है। डील विद पर्सनल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज, यहाँ पर डील होता है एजुकेशनल, करियर एंड लाइफ डिसीजन। करेक्ट डायरेक्टिव नेचर्स, ये होता है नॉन डायरेक्टिव्स, क्लाइंट सेंटर। इसमें जो है डायरेक्शन प्रोवाइड होता है गाइडेंस में, पर ये कोई डायरेक्टिव नहीं, इसमें क्लाइंट को सेंटर्ड रखा जाता है, क्लाइंट के बारे में सोचा जाता है, उसके इमोशनल, उसके मेंटल वेलबींग के अंदर, उसके मेंटल पीस के बारे में। एक काउंसलर जो एक प्रोफेशनल काउंसलर जो है उसको जो है काउंसलिंग देता है। कैन बी गिव टीचर्स, जो गाइडेंस है वो टीचर्स के द्वारा भी मिल सकता है, कोई मेंटर है, कोई एल्डर है, उसके द्वारा भी जो है गाइडेंस प्रोवाइड हो सकता है। पर काउंसलिंग जो है वो काउंसलिंग एक काउंसलर, एक साइकोलॉजिस्ट, एक प्रोफेशनल, एक एक्सपर्ट ही दे सकता है। मोर जनरल एंड प्रिवेंटिव,
जो गाइडेंस है वो जनरल है, कोई भी आके आपको ज्ञान दे देगा, कोई भी आपको जो है आपको गाइड करना स्टार्ट कर देगा, पर आपको जो है इसमें मोर नहीं होता, ये आपको जो है प्रोफेशनल ही देते हैं। उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस को भी आपको डिफाइन करना है। काउंसलिंग प्रोसेस क्या है? वो है एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने में भी हेल्प करता है। फिर है असेसमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, काउंसलिंग जो है प्रॉब्लम को भी असेस करने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर हम किसी पर्सन को इमोशनली काउंसलिंग करेंगे तो वो अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करेगा, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, और इसी से जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को। प्लानिंग ऑफ काउंसलिंग, ये जो है प्लान बनाने में भी काउंसलिंग को ये हेल्प करता है। ये सही हमारा प्रोसेस होता है। कैसे प्रोसेस होगा? पहले जो है हम असेसमेंट करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे। देखो प्रोसेस का मतलब हमें कैसे काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है, तो पहले तो हमें रिलेशनशिप को बिल्ड करनी है, फिर असेसमेंट ऑफ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है उसको असेस करेंगे, फिर आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, फिर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उस पेशेंट का क्या प्रॉब्लम है या उस पर्सन का क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर प्लान करेंगे कि कैसे उसको काउंसलिंग देनी है। ये हो गया इसका प्रोसेस। ठीक है, एजुकेशन के बारे में हमने पता कर ही लिया। अब आता है यूनिट 8। यूनिट 8 का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है इथिकल बेस्ड टीचिंग। इथिकल बेस्ड टीचिंग्स मींस टीचिंग ए स्टूडेंट इन अ फेयर, ऑनेस्ट, रिस्पेक्टफुल, रिस्पॉन्सिबल वे सो दैट लर्निंग हैपन इन अ सेफ एंड पॉजिटिव इन्फोर्समेंट। इथिकल बेस्ड टीचिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है टीचिंग करना स्टूडेंट को एक फेयर, ऑनेस्ट और रिस्पेक्टफुल तरीके से और एक रिस्पॉन्सिबल वे में, जिससे कि लर्निंग जो है एक सेफ और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बन सके। अब हम किसी स्टूडेंट के प्रति वाइजनेस शो करें तो ये भी गलत है ना, यही एथिकल बेस्ड लर्निंग। सिंपोजियम, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 2 नंबर के मार्क्स में। सिंपोजियम इज अ फॉर्मल टीचिंग मेथड इन विच ए स्पेसिफिक टॉपिक इज डिस्कस्ड बाय ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट। अब जैसे हम मान लो एक यहाँ पर टेबल समझ लो, और इस टेबल पे 5 लोगों को बैठा लेंगे। 5 नर्सिंग है, ये नर्सिंग आईसीयू वाले हैं, ये है आपके इमरजेंसी वार्ड में, ये पीडियाट्रिक वार्ड में, और ये आपका जो है साइकेट्रिक वार्ड में। 5 नर्सिंग अपना कुछ ना कुछ वार्ड के जो एक्सपर्ट हो गए, अब 10 साल काम किए, ये भी 10 साल, तो अपना कुछ ना कुछ एक यूनिक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये भी यूनिक, ये भी एक्सपर्ट है, ये भी एक्सपर्ट है, ये भी एक्सपर्ट है। अब ये सारे एक्सपर्ट बैठ गए हैं, तो नर्सिंग जो कैरिकुलम है, नर्सिंग के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे। तो इस तरह के क्या अगर हम सेमिनार करें और कुछ बताएं, अपने बारे में बताएं, आप कुछ अपने हॉस्पिटल के बारे में, अपने वार्ड के रिलेटेड बताओ कुछ, तो इससे में कुछ ना कुछ ज्ञान होगा। 10 आदमी 10 तरीके की बात करेगा तो हमें तो ज्ञान तो मिलेगा ही। तो इसी को कहते हैं सिंपोजियम। समझ रहे हैं? यहाँ पर 5 लोग अपना अपना बात करता है। उसके बाद आता है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड भी क्या है? बुलेटिन बोर्ड इज अ विजुअल टीचिंग एड्स है, यूज्ड टू डिस्प्ले इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नोटिस एंड चार्ट प्रैक्टिस। देखो एक तरह का बोर्ड रहता है, इसमें डिजिटल बोर्ड ही समझ लो, इसमें जो है कोई इन्फॉर्मेशन है वो चलते रहता है। हमने देखा भी होगा कई साइट में जो थोड़ा चल के आगे बढ़ते रहता है, वही हो गया बुलेटिन बोर्ड। तो ये हमने पूरा होल नर्सिंग सिलेबस को पढ़ा है यहाँ पर। अब इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन लाए हैं जोड़ के, बाद में इतना पीडीएफ बनाने के बाद कुछ क्वेश्चन और मुझे मिला तो मैंने उसको भी जोड़ दिया, क्योंकि एक ही क्यों नहीं हम बना दे वीडियो जिसके अंदर सारा टॉपिक कवर हो। तो यूनिट 6 के अंदर है इवैल्यूएशन, पर्पस, स्कोप, प्रिंसिपल, असेसमेंट। इवैल्यूएशन, पर्पस, स्कोप, प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट डिफाइंड। इवैल्यूएशन इज अ सिस्टमैटिक process of assessing, measuring and analyzing the effectiveness, value or impact of subject program, process of or individual performance। तो इवैल्यूएशन क्या है? वो इवैल्यूएशन के पहले डेफिनेशन को समझो कि इवैल्यूएशन एक सिस्टमेटिक है, प्रोसेस है जो कि असेस करता है, मेजर करता है कोई भी इफेक्टिवनेस को समझने के लिए, इम्पैक्ट को समझने के लिए, प्रोग्राम को, प्रोसेस को समझने के लिए। दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। अब इसके हम पर्पस क्यों इवैल्यूएट करेंगे, जैसे हम यूनिट 6 में इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसके पर्पस को भी समझेंगे ना भाई, क्या पर्पस है इसका। इसका पर्पस है मेजर इफेक्टिवनेस। हम क्या करते हैं इसमें? मेजर करते हैं इफेक्टिवनेस को, मेजर करते हैं कि हम जो चीज पढ़ाए हैं, जो चीज हमने सिखाया है बच्चों को, वो इफेक्टिव हुआ या नहीं हुआ। इंप्रूव
परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं, सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में मदद करता है, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी मतलब हम जो हिसाब किताब रखेंगे उसमें भी जो हमें मदद करेगा, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ को भी कहीं ना कहीं जो है समझने में, बच्चों के अंदर क्या स्ट्रेंथ है समझने का, हम ज़्यादा चीज़ समझा दिया पर समझ में नहीं आया, इंश्योर क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी जो है कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है, इंक्रेज लर्निंग एज ग्रोथ, लर्निंग ग्रोथ को भी कहीं ना कहीं इंप्रूव करता है, इनहेंस मोटिवेशन को कहीं ना कहीं इंप्रूव करता है, कंपेयर अल्टरनेटिव्स को जो है कहीं ना कहीं कंपेयर करता है कि हमारा कोई अल्टरनेट तो वर्जन नहीं है जिससे कि जो है बच्चा अच्छा समझता हो। इवैल्यूएशन के स्कोप, तो इवैल्यूएशन के स्कोप को समझो, यहाँ पर मैंने फ्लो चार्ट से समझाया है। पहला इवैल्यूएशन का है कि एजुकेशन में हमें इवैल्यूएट करने के लिए कि कैरिकुलम जो हमने बनाया वो इफेक्टिव था या नहीं था, जो कोर्स है वो इफेक्टिव है या नहीं है। हेल्थ केयर को एसेस करने के लिए भी इवैल्यूएशन हेल्प करता है, जिसे हमने जो ट्रीटमेंट दिया वो इफेक्टिव था या नहीं था। फिर कंपेयर कोऑपरेटिव वर्कप्लेस के अंदर जो प्रोफेशनल फैसिलिटीज का परफॉर्मेंस, उसको एसेस करने के लिए भी इवैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। फिर आ गया प्रिंसिपल, किसके प्रिंसिपल पे जो है इवैल्यूएशन बेस्ड है, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी मतलब जो हम इवैल्यूएट करेंगे वो रिलायबल है या नहीं है, इंश्योर कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट ओवर द टाइम। वैलिडिटी का मतलब होता है मेजर व्हाट इज सपोज टू असेस, क्या हम मेजर करना चाहिए, क्या हम असेस करना चाह रहे हैं, क्या हम इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं वो वैलिड है या नहीं है। फेयरनेस का मतलब होता है कि जो इवैल्यूएशन से हम चीजों को फेयर रखना चाह रहे हैं, मतलब कोई वाइजनेस नहीं, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, यही तो हमारा इवैल्यूएशन में है। ऑब्जेक्टिविटी, इसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, बेस्ड ऑन फैक्चुअल डाटा, अवॉइडिंग पर्सनल ओपिनियंस। कंप्रीहेंसिव का मतलब होता है सब कुछ, हर तरीके से हर एक एस्पेक्ट को क्या करता है, कवर करता है। टाइमलाइंस मतलब इवैल्यूएशन के अंदर टाइमलाइन होता है कि इस टाइम में आपका ये चीज इवैल्यूएट करेंगे। ट्रांसपेरेंसी, ये ट्रांसपेरेंसी भी होता है, ट्रांसपेरेंसी भी करवाता है कहीं ना कहीं कि भाई ये चीज जो है लोगों के बीच जो है ट्रांसपेरेंसी का भी करता है। मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, क्या क्या इवैल्यूएशन के मेथड्स है। फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑन क्लास टेस्ट, मतलब जो है इसमें जो है हम जो है क्लास के अंदर ही पढ़ाते ही टेस्ट ले लेंगे। समेटिव टेस्ट का मतलब होता है इन टर्म असेसमेंट, जो हम जैसे ये सेमेस्टर एंड हो जाएगा उसके बाद अगर हम कोई टेस्ट लेंगे दैट इज अंडर द समेटिव टेस्ट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट के अंदर आएगा पावर टेस्ट, मतलब किसी चीज का हम एबिलिटी को टेस्ट करेंगे, नॉलेज, ओवरऑल नॉलेज का टेस्ट करेंगे। जैसे कि हमें आता है गिटार बजाना तो हम किसी को गिटार दे देंगे कि भाई गिटार बजा के दिखाओ। फिर आता है आपका इसमें क्रिएशन और या फिर रेफर्ड असेसमेंट, जैसे इसमें हम देखते हैं कोई स्किल, जैसे हम कह रहे हैं कि हमें जो है गाड़ी चलाना आता है तो हम जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देते हैं तो ये इसके अंदर आता है। फिर एक क्वेश्चन और हमने इसमें ऐड किया कि यूनिट 3 में क्लास मैनेजमेंट जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी समझते हैं। क्लास मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या होता है। इट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटी यूज्ड बाय टीचर फॉर द स्टूडेंट to provide an appropriate learning environment in the classroom to maintain it। अगर हम एक वेस्ट इन्वायरमेंट को सेटअप करना है तो क्लासरूम मैनेजमेंट जो है होना जरूरी है, जिससे कि हमारा एजुकेशनल गोल जो है, जो भी हमारा इच्छा है वो फुलफिल होगा। जैसे हम अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो नॉइज नहीं आ रहा, अगर नॉइज आना शुरू हो जाए तो क्लासरूम जो गोल है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा और इफेक्टिव क्लास नहीं हो पाएगा। फिर बात आती है प्रिंसिपल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट के क्या प्रिंसिपल्स हैं, हम इसके ऊपर हम बात करेंगे कि हमारा जो सिद्धांत है क्लासरूम मैनेजमेंट का वो है क्लियरिटी इन रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन। सबसे पहले तो हमें बच्चों के अंदर जो है क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि भाई क्लासरूम का ये रूल्स है, ये रेगुलेशन है और हम आपसे जो है क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं। एक्सपेक्टेशन का मतलब हम आपसे क्या चाहते हैं, जैसे आप जो है क्लास में कोई भी नॉइज, आप क्लास में कोई हुड़दंग नहीं मचाएंगे, तो ये हमारा रूल जो है पहले ही हम डिफाइन कर दिए। दूसरा कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस, हमें जो है लगातार कंसिस्टेंसी से जो है आपको ऑनेस्टी से काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर फेयरनेस मेंटेन हो गया तो यहाँ पर हमें जो पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट भी करना। पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट का मतलब सकारात्मक
तौर से भी स्ट्रॉन्ग करना। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है किसी चीज को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो हमें जो है क्लासरूम का पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाने में भी जो है कहीं ना कहीं क्लासरूम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। सॉरी। रिस्पेक्ट एज रिलेशनशिप बिल्ड, हमें जो है बच्चों को रिस्पेक्ट और बच्चों से रिस्पेक्ट की भावना, बच्चों से रिस्पेक्ट का भी एक्सपेक्टेशन करना जरूरी है। और रिलेशनशिप, एक जो अच्छा रिलेशनशिप है टीचर और स्टूडेंट के बीच जो रिलेशनशिप है वो भी होना जरूरी है। एक्टिव मैनेजमेंट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव जो है कम्युनिकेशन करना और एक्टिव जो है इंगेजमेंट रहना वो भी जरूरी है। तो हमने 5th पॉइंट को समझ लिया और 6th पॉइंट को भी। एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमारा एडेप्टेशन है नए नए तौर तरीके, उसको भी और फ्लेक्सिबल रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम को भी मैनेज करना जरूरी है। कन्फ्लिक्ट को रेजुलेशन करना, कन्फ्लिक्ट को सोल्व करना भी आपको आना चाहिए। जो कन्फ्लिक्ट क्लासरूम के अंदर बन रहा है उसको सॉल्व करना भी जरूरी है। सेफ एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो गया, क्लासरूम मैनेजमेंट और इसके प्रिंसिपल्स हो गए। और हमने आपको बता दिया, क्वेश्चन आए 5 नंबर में तो आपको बताना है और भी इसके अंदर लिखना है स्ट्रेटजीज और इफेक्टिव क्लासरूम। क्या क्या स्ट्रेटजीज करने पड़ेंगे जिससे कि क्लासरूम और ज्यादा इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज आपको निभानी है। सबसे पहला बात है प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज, हमें जो है प्रिवेंटिव अप्रोच लगाना पड़ेगा। फिर करेक्टिव अप्रोच, फिर सपोर्टिव अप्रोच। इसको समझ लीजिए पहले। प्रिवेंटिव मतलब प्रोटेक्टिव अप्रोच, हमें जो क्लियर क्लास के एक्सपेक्टेशन बताने पड़ेंगे, डेवलप करना पड़ेगा क्लासरूम के रूटीन्स को, इंगेज रखना पड़ेगा स्टूडेंट को कुछ ना कुछ एक्टिविटी में, अरेंज करना पड़ेगा क्लासरूम की सिटिंग्स को अरेंजमेंट करना बहुत जरूरी है। फिर करेक्टिव स्ट्रेटजीज, क्या करेक्ट करना है, हैंडल करना है मिसबिहेवियर को, यूज करना है नॉन वर्बल क्यूज को, और एड्रेस करना है डिस्ट्रप्शन, जो भी डिस्टर्ब काउज हो रहा है उसको भी जो है इमीडिएटली हमें जो है एड्रेस करना है। अप्लाई करना है लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज को, इंक्रेज करना है सेल्फ और डिसिप्लिन को। सेल्फ डिसिप्लिन अगर आ जाएगा तो हमारा क्लासरूम जो है वो इफेक्टिव और मैनेजमेंट भी हो जाएगा। सपोर्टिव स्ट्रेटजीज, जो हमारा सपोर्टिव स्ट्रेटजीज है उसको भी कहीं ना कहीं इंप्रूव करना है। देखो सपोर्टिव स्ट्रेटजीज के अंदर क्या आता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जो हमारा पॉजिटिव इन्वायरमेंट है उसको कहीं ना कहीं और स्ट्रॉन्ग करना है, बिल्ड करना है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप को, इंक्रीज करना है पीयर्स सपोर्ट को, और प्रोवाइड करना कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। कोर्स प्लान और यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान, देखो लेसन प्लान हमने आपको पिछले वीडियो में बना दिया है, यूनिट प्लान के बारे में आज जानेंगे और कोर्स प्लान के बारे में। कोर्स प्लान क्या होता है, कोर्स प्लान इज अ बोर्ड लॉन्ग टर्म, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये किस यूनिट का है, ये शायद 2nd यूनिट का होगा, मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। अ कोर्स प्लान इज अ लॉन्ग टर्म आउटलाइन that covers the entire subjective or course over a semester or academic year। बेसिक प्रिंसिपल क्या है कोर्स प्लान का, मतलब जो आपका जो सब्जेक्ट है, पूरे जो सब्जेक्ट, टोटल सब्जेक्ट हो गए, टोटल ओवर सेमेस्टर जो भी हमारे एकेडमिक ईयर है, तो उसके अंदर जो पूरा कोर्स आएगा दैट इज कोर्स प्लान। तो ये कोर्स प्लान एक लॉन्ग टर्म आउटलाइन है जो कि कवर करता है इंटायर सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट को, और जितने भी कोर्स करने से बीएससी नर्सिंग को हम एग्जांपल ले लेंगे तो बीएससी नर्सिंग में जो 8 सेमेस्टर तक जो जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उन सभी सब्जेक्ट का जो है प्लानिंग, और उसी को हम कहते हैं कोर्स प्लानिंग। इसके अंदर डिफाइन करेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव को, आइडेंटिफाई करेंगे की ऑफ टॉपिक्स को, ऑर्गेनाइज करेंगे कंटेंट को सिक्वेंशनली, इंक्लूड करेंगे असेसमेंट, कब हमें जो है एग्जाम होगा, कब हमारा क्यूजेज होगा, कब हमारा प्रोजेक्ट, और कब हमें असाइनमेंट देने हैं। एलोकेट करेंगे टाइम फॉर ईच टॉपिक पे जो है हम इसको टाइम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनकॉर्पोरेट टीचिंग स्ट्रेटजीज, जो हमारा टीचिंग स्ट्रेटजीज है उसको हम कहीं ना कहीं एलोकेट करेंगे, लिस्ट करेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, जैसे लिस्ट आउट करना बुक कौन सी चाहिए, डिजिटल मटेरियल कौन सा चाहिए, और टूल्स कौन सी जरूरत पड़ेगी समझाने के लिए। तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, एक लिस्ट प्रिपेयर करना है। एग्जाम्पल हमें लेना है नर्सिंग कोर्स प्लान का, नर्सिंग कोर्स का यूनिट प्लान होगा, जैसे कि हम नर्सिंग एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो इसका यूनिट जो हम ले लेंगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यूनिट 3 जो कि है इम्प्लीमेंटेशन। अब हमें कैसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो जो चीज़ हम सीख रहे हैं क्लासरूम में तो वो जो है दैट इज अंडर द यूनिट प्लान। अब यूनिट प्लान के अंदर उस यूनिट को, इस चैप्टर को कैसे हमें जो है पढ़ाना है, कैसे हमें छोटे छोटे पार्ट में, मतलब कोर्स को छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड करना ही यूनिट प्लान का था। इसका डेफिनेशन देख लीजिए, यूनिट प्लान इज अ मोर डिटेल ब्रेकडाउन of a specific unit or chapter within a course. It is focused on teaching strategies, effective assessment for that unit. प्रिंसिपल क्या है, सेलेक्ट क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ब्रेकडाउन ऑफ टॉपिक हो जाएगा, सिलेक्ट टीचिंग मेथड्स हो जाएगा, ये सब इसके प्रिंसिपल है। ठीक है, यूनिट 2 का ये पार्ट था ना। लेसन प्लान हो गया, लेसन प्लान के एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दिया, सिंपोजियम आपको पहले से हमने बता दिया है सिंपोजियम क्या होता है, तो खत्म हो गया आज की बात। अब मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा एक चीज़ आपको,
कि आज के वीडियो में बस इतना ही एंड कर रहे हैं यहाँ पर। बट मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि हमने नेक्स्ट पार्ट भी बनाया है इसका, कुछ क्वेश्चन और छूट गए जिसको कि हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। उससे जो है हमारा पूरा पूरा इंपॉर्टेंट कवर हो जाएगा। 99.9% हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। अब जो बचेगा क्वेश्चन थोड़ा बहुत और है, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। यहां तक अगर आपने हमारे वीडियो को देखा है तो एक सपोर्ट करो, जिससे कि और अच्छा मैं यहां पर ग्राफिक डिजाइनर को एक रखना चाहता हूं, जिससे कि हमें एक पर्सन की जरूरत है और इसके लिए आपकी सपोर्ट करने की जरूरत है। तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। थैंक यू।